नमस्कार, खेल खिलाड़ी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और आज चर्चा करेंगे, आप देख ही रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, कुलदीप हांडू। उनके साथ चर्चा करेंगे क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं परचम लहराया बल्कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है और साथ ही साथ बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया है जिन्होंने बहुत से पुरस्कार इंडिया के लिए जीते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए जीते हैं और जम्मू कश्मीर के कई खिलाड़ियों को उनकी जो क्षमता थी उसके बारे में बताते हुए उनको आगे तक लाने की एक पावर जो थी वो इस खिलाड़ी में, इस इंडिया के वुशु कोच में रही है। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, पर सबसे पहले आपको बताते हैं अभी तक कितने अवार्ड्स जो हैं उन्होंने जीते हैं, किन किन एशियाई खेलों में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में कितने मेडल्स उनके नाम रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर लगातार 11 बार नेशनल चैंपियन, तैंतीसवें राष्ट्रीय खेल गुवाहाटी में स्वर्ण पदक, अखिल भारतीय पुलिस खेल बॉक्सिंग कांस्य, ताइक्वांडो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 4 पदक विजेता, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, फिक्की पुरस्कार कोच ऑफ द ईयर, एनडीआरएफ डीजी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से राज्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए, शेर कश्मीर पुरस्कार, पुरुषोत्तम पुरस्कार, डीजी पुरस्कार, हारमनी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 3 बार दक्षिण एशियाई स्वर्ण पदक विजेता, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता, विश्व चैंपियनशिप में 2 बार चौथा स्थान, हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में कांस्य, 6 अर्जुन पुरस्कार विजेता तैयार किए गए इनके द्वारा। डब्ल्यू संध्या रानी 2011, एम बिमलोजीत सिंह 2012, वाई स्नाथोई देवी 2015, पूजा कादियान 2018, प्रवीण कुमार 2022, एन ओरोशी बीना देवी 2023। बहुत सी ऐसे मेडल्स हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर वही चर्चा करते रहेंगे तो हम आपकी चर्चा कुलदीप हांडू, जो कि राष्ट्रीय मुख्य कोच हैं वुशु के, उनसे किस तरह करवाएंगे। तो अब स्वागत है आपका कुलदीप हांडू जी हमारे इस खास चर्चा में। और चर्चा आपसे करना अहम इसलिए है क्योंकि आपने बहुत से खिलाड़ियों को तैयार किया है और खुद भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और आज भी आप अपनी खेल का प्रदर्शन जो है वो दिखाते हुए पूरी दुनिया में इंडिया का जो एक डंका बचाते हुए आए हैं। सबसे पहले जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। कुलदीप जी, आपकी जर्नी आज तक की किस तरह की रही है, किस तरह यहां तक पहुंचने में आपको मशक्कत करनी पड़ी, क्या क्या स्ट्रगल्स आपकी रही, और खिलाड़ी के रूप में जब आपने खेलना शुरू किया उस दौरान पे आपके कोचेस कौन कौन रहे थे? नमस्कार केरे जी, थैंक यू सो मच, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया सर। जर्नी तो सर बड़ी टफ रही सर, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूँ और कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। तो मैं वुशु में मेरा रुचि है। मैं ताइक्वांडो भी खेला हूँ, बॉक्सिंग भी खेला हूँ और बहुत सारे अन्य मार्शल आर्ट्स भी खेला हूँ। जब मैं श्रीनगर में था तो उस टाइम तो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो नहीं था, क्योंकि कश्मीरी पंडित में मोस्टली हमें बताया जाता है कि भाई पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देनी है, तो पढ़ाई ही ज़्यादा करो। क्योंकि हम चोरी चोरी क्रिकेट का बड़ा शौक़ था मुझे, मैं बॉलिंग अच्छे करता था, बैटिंग भी करता था, बट स्कोप नहीं दिखा दिया मुझे। तो जब हम माइग्रेट हुए जम्मू में तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि जो स्थिति श्रीनगर में थी, कश्मीर में थी, वो जम्मू में नहीं रही, कि स्टार्ट करना पड़ा, नए से तरीके से स्टार्ट करना पड़ा। फादर साहब पे बड़ा बर्डन पड़ा, एजुकेशन का सारा कुछ, और जो एम किया था उस टाइम वो सारा फुलफिल नहीं हुआ। जो मेरे ड्रीम्स थे, मैं इंजीनियरिंग की तरफ था, मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग आगे पढ़ूँ कहीं जगह, मगर फाइनेंशियल क्रंच थे उस टाइम, नहीं प्रॉब्लम थी, किराए पे रहते थे,
तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया कि तो बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं सही रास्ते पे चला गया और सही गुरु के पास चला गया। पहले स्टार्ट की मैंने कि जो मेरे फ्रेंड एक थे अशोक जुत्सी, वो मेरे साथ ही रहते थे, पीरखू में वो रहते थे, तो वो मुझे अपने साथ बुलाते थे कि चल रनिंग वनिंग करते हैं, तो तेरी हाइट वाइट अच्छी है तो चल तुझे मैं मार्शल आर्ट ताइक्वांडो सिखा दूंगा। तो मैं उसके साथ जाता था, पीर को जाते थे प्रैक्टिस करने, पहले सिद्धरा साइड से रनिंग करनी, तो फिर सवेरे पीर को गुफा है वहाँ पर, तो शिव जी का मंदिर है, उसके नीचे अखाड़ा था, तो वहाँ पर प्रैक्टिस वैक्टिस करते थे, तो पढ़ाई भी करते थे वहाँ पर। फिर 12 बजे वहाँ पर फिर जाते थे ऊपर मंदिर में पूजा करके घर, तो मतलब कार्रवाई वहाँ पर चलता रहा। तो बट साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हमारे एक रघुनाथ मंदिर में ताइक्वांडो की क्लास चलती है, तो हम वहाँ पर ट्राई करेंगे, वहाँ पर जाएंगे। तो मैं वहाँ पर जब चला गया तो मैं पहले भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सही जगह पे चला गया, कि वहाँ पर विशाल जी थे, मेरे विशाल सर जो थे वो मेरे गुरु भी थे, उनने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे मेंटर थे। तो उनने मुझे गाइड किया और मुझे अपने साथ रखा, बोला कि आपकी हाइट वाइट अच्छी है, बिल्ड अच्छा है, तो आप ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते रहो। और उन्होंने मुझे पूरा ध्यान दिया, पूरा गाइड भी किया। रघुनाथ मंदिर में ही प्रैक्टिस करते रहे, सवेरे शाम बुलाते थे तो प्रैक्टिस वहाँ पर चलती थी। तो फिर हम नेशनल गए ताइक्वांडो, तो मेरा पहला मेडल भी आ गया वहाँ पर। बट साथ ही साथ उनने बोला था कि यार तेरी जो तेरी बिल्ड है वो वुशु की तरफ, वुशु में ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप व्हाई डोंट यू ट्राई वुशु। तो मुझे उस टाइम वुशु अजीब सा लगता था कि वुशु है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अच्छा मार्शल आर्ट है, इसमें आपका किकिंग पंचिंग थ्रोइंग है, तो आपका जो बिल्ड है, आपकी हाइट है, आपके जो बॉडी, जो आपके एंथ्रोपोमेट्री जो है वो दैट सूट्स विद वुशु, तो आप वुशु ट्राई करो। तो मैंने बोला सर जैसे आपकी डायरेक्शन है, जैसे आपकी जो गाइड मैं कर लूँगा सर। वुशु की तरफ मैं चला गया, तो मैं प्रैक्टिस करता रहा, साल 1.5 साल वुशु करता रहा। मेरे साथ ही साथ ताइक्वांडो में स्टेट चैंपियनशिप में मेडल आ गया। बट 95 में मैं नेशनल के लिए सेलेक्ट हो गया, वुशु नेशनल मिजोरम में हो रही थी, तो वहाँ पर मेरा पहला गोल्ड आ गया। वहाँ पर मतलब मणिपुर, वहाँ पर दिल्ली, 4-5 स्टेट्स को हरा के मेरा गोल्ड आ गया। तो वो एक मेरा पहले क्या बोलते हैं इसको, एक एज मिला कि नहीं जी वुशु की तरफ मेरा रुचि बड़ी ज़्यादा बढ़ी। तो सर ने मुझे उस टाइम बड़ा गाइड किया वुशु की तरफ, और मुझे भी वुशु की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया। फिर मैं चलता रहा, वुशु की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रहा सर, और क्योंकि किकिंग पंचिंग थी और फुल मार्शल आर्ट था, इसको बोलते ही है मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। तो मैं वुशु लगातार खेलता रहा, मैं 11 साल नेशनल चैंपियन रहा। बट इन बिटवीन बड़ी हार्डशिप उठानी पड़ी, फाइनेंशियल क्रंचेस आए, बट सर ने मुझे कभी फील नहीं करने दिया। स्पोर्ट्स में उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी सर ने मुझे सॉल्व की। मैं साथ ही साथ इंटरनेशनल में एशियन गया था 96 में, तो वहाँ पे मेरा 4th प्लेस आ गई थी। तो बट उसमें भी सब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उस टाइम ये जो गेम थी वुशु थी, अदर्स कैटेगरी में आती थी, उसमें गवर्नमेंट की ग्रांट मिनिस्ट्री से नहीं मिलती थी, बट यहाँ पर रिकॉग्नाइज थी। तो बड़ी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। बहुत स्ट्रगल किया आपने, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए। जिस तरीके से आप साफ तौर पर अपने कोच की भी बात कर रहे हैं कि मदद काफ़ी ज़्यादा की गई। इन सब के बीच में एक बात अहम ये भी आती है कि जिस वक्त पे आपने खेलना शुरू किया था, तो क्या आपको लगता था कि वाकई इस गेम के अंदर कोई स्कोप है? सर क्योंकि आपने आज के दौर में बाकियों के लिए स्कोप तैयार कर दिया, और खासतौर जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के लिए तैयार किया आपने। सर उस टाइम वुशु ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट मार्शल आर्ट तो तगड़ा था क्योंकि ये ऑलरेडी एशियन गेम्स में था, इवेंट था, बट यहाँ पर उतना पॉपुलर नहीं था। तो बट मैंने सर उसमें सर की गाइडेंस रही, कि सर की डायरेक्शंस थी कि तेरी बॉडी वैसी है, तो मैंने जो सर कहते थे मैं वही उस पर अमल करता था। बहुत सारे लोग बोलते थे कि वाई यू आर नॉट प्लेइंग ओनली ताइक्वांडो, आप क्यों वुशु की तरफ जाते हो, आपकी वुशु ओलंपिक्स, ये ताइक्वांडो ओलंपिक स्पोर्ट्स है, आपको तरफ ज़्यादा चाहिए। बट मुझे लगा कि नहीं, सर ने जो मुझे गाइड की मैं वही अडॉप्ट करूँगा। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ और सुनना चाहूँगा कि खास तौर पर वुशु में क्या कुछ खास आपको दिखता है? मतलब ये गेम क्या वाकई में बाकी गेम से अलग आपको नजर आती है? और आप अगर इस गेम के अंदर आए तो क्या आपको लड़ाई झगड़ा करना शुरू से पसंद था? नहीं सर, मैं बड़ा कूल हेडेड पर्सन हूँ सर, मुझे लड़ाई झगड़े को मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बट ये है कि सर ये मैंने आपको पहले बताया कि वुशु जो है ये मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स है। बिल्कुल। इसमें हर प्रकार की, आप सेल्फ डिफेंस की तरफ देखो तो इसमें बेस्ट सेल्फ डिफेंस है, क्योंकि आपने बॉक्स भी करना, किक भी करना, थ्रो भी करना। तो दैट मीन्स कि इसमें सारा कुछ जो आपकी, अगर आप स्ट्रीट फाइट करोगे तो जो वहाँ पर होगा तो वो वुशु में है। तो मुझे वुशु की तरफ ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मर्दों वाली गेम है, जब मार पड़ती है तो पहले जब तक आप मार नहीं खाओगे तब तक आप मार नहीं दे सकते हो। तो दैट मीन्स कि हिट जब तक नहीं, बड़ी बार फ्रैक्चर हुआ है, बड़ी बार मुंह छू कटा है, तो
ये कटा तो उसी से सीख मिली और अच्छा एक्सेल करा और 11 साल लगातार चैंपियन रहा, 7 बार इंटरनेशनल मेडल आए। जी बिल्कुल, वो तो जग जाहिर है, किसी से छुपा ही नहीं है। पर इसमें इंजरीज का कितना खतरा रहता है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि एक सबसे हटके गेम है वुशु, और इंजरीज जब होती हैं तो उसमें रिकवरी में कितना समय लग जाता है? सर इंजरी तो हर स्पोर्ट्स में है, ये नहीं बात है कि विदाउट इंजरी देयर इज नो इस गेम में स्पोर्ट्स। खास तौर पे वुशु में इंजरी है सर, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स है वो इंजरी है सर। आप फुटबॉल मानो कॉम्बैट है सर, उसमें भी इंजरी है। वुशु में ज़्यादा है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, इंजरी ज़्यादा है, बट जो खेलता है उसको इंजरी फील नहीं होती है, क्योंकि इंजरी भी एक मानो सर एक नेचुरल एक वो फिनोमेना है सर कि आपको जब इंजरी हो तो आपका रेस्टिंग पीरियड मिल जाता है, 15-20 दिन रेस्ट मिलता है, अब रिकवरी फेज मिलता है, उस टाइम आप रिकवरी कर लेते हो। बट एक आदत बन जाती है, जब आप खेलते हो तो आपको इंजरी का महसूस नहीं होता सर। मैं बात करता हूं अब कि जिस तरह आपने अभी खिलाड़ी के तौर पे बताया कि किस किस क्या क्या स्ट्रगल्स की हैं और किस तरह से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, जब आपको कोच नियुक्त किया गया तब क्या फीलिंग्स थी आपके अंदर, और आपकी सोच क्या थी, किस तरह से आप खिलाड़ियों को तैयार करेंगे, और कितना बड़ा चैलेंज जो था वो आपके सामने था? सर मैंने आपको पहले ही बोला सर कि जब मैंने वुशु स्टार्ट किया था, वुशु बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है सर, कैटेगराइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स है 3 में, जैसे प्रायोरिटी, जनरल एंड अदर्स। वुशु अदर्स में थी। प्रायोरिटी वालों को सर हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी फंडिंग करती थी, जनरल को कोई कोई इवेंट्स वो सपोर्ट कर देती है, बट अदर्स को नहीं करती है, खाली वो नेशनल इवेंट्स का जो पैसा होता है वो मिलता है, बट नेशनल कैंप सेशन कोचिंग कैंप नहीं लगता था। तो एज प्लेयर तो सर मैं ठीक था, मैं 11 साल लगातार चैंपियन रहा, 7 बार इंटरनेशनल मेडल आ गया, तो आई वाज प्लान मतलब एम कर रहा था कि अर्जुन अवार्ड मिल जाए, क्योंकि अच्छा अचीवर्स था उस टाइम, बट ड्यू टू अदर कैटेगरी में हम थे तो मेरा उस टाइम क्लिक नहीं हुआ अर्जुन अवार्ड। बट साथ ही साथ मेरे जो उस टाइम हमारा जो वुशु का लेवल था इंटरनेशनल लेवल पे, वो ज़्यादा नहीं था अच्छा हमारा उस टाइम, मतलब 50-60 रैंक था वर्ल्ड लेवल में भी, तो उस टाइम रैंकिंग नहीं थी, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडिंग प्रॉपर नहीं मिल रही थी। जब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे इंडिया के, आनंद कक्कड़ सर, तो उनने मुझे बोला कि भाई तेरा फील्ड एक्सपीरियंस अच्छा है, तूने अच्छी गेम खेली है, तेरा ज़्यादा नॉलेज है, तो अब हम आपको कोचिंग की तरफ लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर जैसे आपकी डायरेक्शन, और सर ने भी उस टाइम मुझे बोला कि आप कोचिंग की तरफ ध्यान दो। तो मैं कोचिंग की तरफ गया, तो मैं जूनियर टीम के साथ मुझे पहले एसोसिएट रखा गया। तो उस टाइम जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी मलेशिया में, पहली बार हमारा कांस्य पदक आ गया, 4 खिलाड़ी गए थे, कांस्य पदक आ गया। और फिर उसी के साथ फिर अगले साल हमारा एशियन चैंपियनशिप हुई थी जूनियर, उसमें हमारे 5 मेडल आ गए। फिर 2009 में हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी इंडोनेशिया में, उसमें हमारे 5 मेडल आ गए। दैट मीन्स कि हमारा जूनियर लेवल में जो है हमारा बेस्ट 10 कंट्रीज़ में आने लगे हम। तो उस टाइम रादर जो इंडोनेशिया में हुई थी हम बेस्ट 5 में आए थे। बट साथ ही साथ हमारा चैलेंज था कि जो कैटेगराइजेशन ऑफ गेम्स होती है वो सब एशियन गेम्स पे होती है। तो 2009 में जब मैं जूनियर टीम के साथ था, तो मुझे जो एसोसिएशन वाले फेडरेशन थे उनने मुझे बोला था कि नाउ हम आपको एलिवेट करते हैं सीनियर की तरफ, तो आप सीनियर की तरफ ध्यान दो, क्योंकि हमारा टारगेट है 2000 एशियन गेम्स 2010, तो उसमें हमने प्रायोरिटी में जाना है। तो और हमने बड़े गेम को भी, जैसे आपने जूनियर में अच्छा लेवल बना दिया है, तो वैसे हम सीनियर में भी करना चाहते हैं। तो फिर मुझे एलिवेट किया गया 2009 में मुझे सीनियर टीम के साथ सर। तो 2000 फिर मैं लगभग 2 साल में सर घर से बाहर ही रहा, तो इंडियन टीम के साथ रहा। तो 2010 में जो मेजर गेम थी दैट वाज एशियन गेम, गांगजो में एशियन गेम्स थी, तो उसमें हमारे लगभग 6 खिलाड़ी सिलेक्ट हो गए थे इंडियन टीम के साथ। 6 में से हमारे 2 मेडल आ गए वहाँ पर, तो 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। तो दोनों को फिर अगले 2012 और 2013 में अर्जुन अवार्ड से भी पुरस्कार से नवाजा गया। तो 2000 जब मैंने इंडियन टीम के साथ था, तो तब तक हमारा किसी को ना अर्जुन अवार्ड मिला था, ना हमारा कोई एशियन गेम्स में 2006 में मेडल था हमारा, 2010 सिल्वर मेडल नहीं था, और ना वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था। तो फिर मैं कंटिन्यू इसमें रहा इंडियन टीम के साथ। फिर हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप थी टर्की में, अंकारा में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, 11th वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसमें हमारा 5 मेडल आ गए सर। हमारा 40 रैंक जो हमारा इंडिया लेवल था, हम सीधे ही बेस्ट 5 में आ गए सीनियर में भी। तो वो कारवां चलता रहा। तो एट प्रेजेंट जो है, जब से मैंने इंडियन टीम की लगाम संभाली है सर, तो इंडिया इज़ अमंग 3 मतलब तीसरे प्लेस पे इस टाइम है। इंडिया, चाइना, ईरान और फिर इंडिया आती है। तो कहाँ से कारवां स्टार्ट किया था, कहाँ से पहुंचे, और एम अभी है कि नंबर 1 लेना है इंडिया को, क्योंकि अभी 2026 एशियन गेम्स गोल अचीव नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। लक्ष्य मेरा टारगेट दूर है। अर्जुन अवार्ड की आपने बात की है, तो मुझे वैसे सबसे पहले यही जिक्र करना चाहिए था, जब आपको द्रोणाचार्य अवार्ड देने की बात कही गई, तो तब कैसा महसूस हुआ? सर मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि मेरा ड्रीम था कि अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाए मुझे सर, क्योंकि अचीवमेंट अच्छी थी।
यहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं था उस टाइम, मतलब गवर्नमेंट का हो या किसी साइड का भी, बट फैमिली का बड़ा सपोर्ट था। फैमिली ने सपोर्ट किया, मेरे गुरुजी ने सपोर्ट बड़ा किया, फ्रेंड्स ने भी बड़ा सपोर्ट किया, तो मैं अचीवमेंट्स करती रही। बट एम था कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। जब मैं अपना कोचिंग की तरफ गया, वहाँ पर दिल जान से मतलब मेहनत की, लड़कों के साथ बच्चों के साथ रहा, एज फ्रेंड भी रहा, एज कोच भी रहा, उनको फादरली ट्रीट किया। वहाँ पर जो लेवल था हमारा 60-70 रैंक से हम बेस्ट 3 में एट प्रेजेंट है। तो 2017 से मैं लगातार 2-3 साल में द्रोणाचार्य की नॉमिनेशन भरता रहा। और 2019 में तो मैं, जब मुझे जेएस साहब जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे मिनिस्ट्री में, उन्होंने मुझे बोला था कि कुलदीप यू आर ऑन द टॉप, क्योंकि जो आपकी स्कोरिंग है टॉप है, तो आपको मुझे लगता है कि डन हो जाएगा, और आपका टिक भी हो गया। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 2019 में मिल जाएगा, बट नहीं मिला वो। तो 2020 में जब मैं भरा था, टॉप उस टाइम भी था मैं, मगर मैं सोच रहा था नहीं मिलेगा। बट रात को 11:30 बजे तो मुझे जो फेडरेशन से मेरे जो यहाँ पर पुलिस के ऑफिसर्स थे, जो हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उनने मुझे रिंग किया कि कुलदीप कांग्रेट्स, कि आपको द्रोणाचार्य से पुरस्कार मिल गया है। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है वो अपने आप में, और जम्मू कश्मीर का एक ऐसा खिलाड़ी पहला द्रोणाचार्य था, और वुशु में भी पहला द्रोणाचार्य वो था सर। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो तो। अच्छा चलो, मैं अब गेम से तरफ आते हैं हम, कि इस गेम के अंदर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, और अगर हम बाहरी राज्यों में देखें, या आपने इंटरनेशनल भी बहुत सी खेली हैं, तो वहां पर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात आती है, वो किस तरह आपको नजर आता है? क्या जम्मू कश्मीर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है बाकी राज्यों के मुकाबले? सर इंफ्रा की अगर बात करें सर, अगर हम 2015 से पहले की बात करें, इंफ्रा उतना हमारे अवेलेबल नहीं था, ना डिस्ट्रिक्ट्स में ना स्टेट में हमारा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था। बट 2015-16 के बाद इम्प्रूवमेंट्स बहुत सारी हुई। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें स्कीम दी, 200 करोड़ का पैकेज दिया स्पोर्ट्स के लिए। तो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने, हमारे जो उनके टीम थी पूरी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया। तो हर डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने अपना स्टेडियम बनाया है, आउटडोर भी इंडोर भी। तो स्पोर्ट्स का बड़ा एक बूस्ट मिला है। तो बट साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमने अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है, हमारी मेडल टैली उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा क्या है कि मेडल टैली अच्छी होगी, हमारा इंटरनेशनल स्तर पे हमारा नाम अच्छा है इस टाइम। मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम मेडल ला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे वुशु में ही है, पहला एशियन गेम्स का जो मेडल दिया वुशु ने दिया, बिकॉज ऑफ जो हमारे पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, अभी जो बना उससे बड़ी फ़ायदा मिला बच्चों को। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आते रहे हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स नेशनल में भी हमारी मेडल टैली अच्छी होगी। लास्ट नेशनल गेम्स को देखेंगे तो जे.एंड.के की लगभग अच्छी मेडल टैली हो गई थी। अभी आने वाला जो 30th नेशनल गेम्स हो रही है उत्तराखंड में भी, उसमें भी जे.एंड.के कंटेस्ट जाएगा, विद गुड नंबर ऑफ मेडल्स आ जाएंगे। बट साथ ही साथ सर मैं सोचता हूं कि अभी मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमें अब मिशन ओलंपिक की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल बहुत सारा है, हमारे पास अच्छी बच्चे यहाँ पर है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। अगर आप वेदर की बात करो तो बहुत अच्छा है यहाँ पर बनस्पत की अदर स्टेट से, क्योंकि वहाँ पर गर्मी में प्रैक्टिस नहीं की जाती है। बट जे.एंड.के ही ऐसा स्टेट है कि जहाँ पर आपको हर टाइप का क्लाइमेट मिल जाएगा। और प्लस जो एडवांटेज है दैट इज़ हाई एल्टीट्यूड जे.एंड.के के लिए, जे.एंड.के में ही है, तो उसका बेनिफिट बच्चों को बड़ा अच्छा मिलता है। अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस और कुछ स्पोर्ट्स को अगर हम फोकस करें, जो मेडल ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है, उनका जम्मू और श्रीनगर में कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाया जाए, सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाए, जहाँ पर उनको जो अच्छे बच्चे हमारे उनको वहाँ पर एडमिशन दाखिल करें, और उनको ट्रेनिंग अच्छी बेस्ट ट्रेनिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक साइंटिफिक बैकअप, आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, आपका मेडिकल सेटअप, वो सुविधाएँ मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि जे.एंड.के आने वाले समय में ओलंपिक में ही मेडल लाएगा सर। मतलब साफ तौर पर आपका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर का युवा है उसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली सर, पूरे तरीके से। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जिस तरह युवाओं की बात हुई है, तो एक युवा खिलाड़ी को तैयार करने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी मेहनत लगती है एक कोच को, और ख़ासतौर आप उस पर कितनी कड़ी मेहनत करते हैं एक खिलाड़ी को तैयार करने में, और कितना खर्च जो वो आता है? क्या गवर्नमेंट कोई इस तरह से स्कीम्स भी लाती है कि अगर गरीब बच्चा नहीं खेल सकता है गेम, क्योंकि इसके भी जो ग्लव्स हैं, जो पैड्स आते हैं, तो वो भी एक अलग से खर्चा है, और जब सीखना है उसको तो वो भी एक खर्चा है, तो उसके लिए कुछ इस तरह से कुछ रखा गया है कभी? सर इसमें अगर आप पहले जो क्वेश्चन आपका है कि कैसे एक कोच प्लेयर को तैयार करता है, सर एक बड़ा टास्क है, डॉन्टिंग टास्क बोलते हैं इसको सर, कि एक प्लेयर को अपने
आपने निखारना है सर। जी। तो उसमें सर पूरा एक टेस्ट होते हैं प्लेयर को। पहले जब कोच जो रॉ खिलाड़ी प्लेयर आता है कोच के सामने, वो रॉ होता है, उसको पूरा वो टेस्ट कर लेता है, फिर उसको साथ बेसिक्स में इन्वॉल्व करता है, फिर उसका पूरा एक चार्ट आपका जो पीरियडाइजेशन बनती है, उसकी पूरे साल की ट्रेनिंग प्लान बनता है कि कैसे कैसे करना, उसको टारगेट्स क्या क्या हैं। तो उसको जब मतलब साथ साथ रहता है, उसको पूरा एनालाइज करता है कि कमियां क्या है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स है वक्तन वक्तन। तो उसके साथ पूरा प्रॉपर गाइड करता है वो सर कोच, और उसको जो हर स्टेट लेवल में लेता है, नेशनल में लेता है, तो जो उसकी कमी होती है उस पर वो वर्क करता है, और साथ साथ उसकी डायरी मेंटेन करता है कि अगर मेरे ये मोटरेबिलिटीज़ है, कहाँ कहाँ इसके डेफिशिएंसीज है, तो उसमें मैंने आगे इसका काम करना है। वो स्पेसिफिक पैरामीटर्स में कहाँ मतलब कमी होती है या फिजिकल में, वो पूरा एक जॉट डाउन करता है कोच, उसको वैसे ही अकॉर्डिंगली उसको तैयार भी कर लेता है। बाकी रही सर गवर्नमेंट का सपोर्ट, इस टाइम बड़ा गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है। गवर्नमेंट पूरा जो टीमें होती है सर उसको पूरी स्पॉन्सर करती है। पूरे जन बच्चा स्टेट चैंपियनशिप होती है उसको पूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। जब नेशनल जाता हो तो पूरा सब बार जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की पूरी तरह सपोर्ट होता है सर। और जो इंटरनेशनल में है सर, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी पूरे सपोर्ट कर लेती है। जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल भी बड़ा सपोर्ट करती है इंटरनेशनल भेजने में। बट मोस्टली जो इंटरनेशनल में अगर कोई प्लेयर जाता है, जैसे वुशु के हम, जैसे अभी हम जॉर्जिया जा रहे हैं, मैं चाइना 1 महीने के लिए ट्रेनिंग जा रहा हूँ, प्लस हमारा वर्ल्ड कप है अप्रैल में, तो हमें भारत सरकार ही सारा खर्चा उसका दे रही है। तो पूरा भारत सरकार की जो स्टेम स्कीम है बहुत अच्छी है सर। स्पोर्ट्स को लेकर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े इच्छुक है। ऑलरेडी उन्होंने सर 4-5 साल से एक टॉप स्कीम बनाई है कि हमारे वुशु के खिलाड़ी भी उसने अवेल किया है। 10 खिलाड़ियों ने, हमारा जे.एंड.के का लड़का, 3-4 लड़के हैं, फेंसिंग में भी थे, वुशु में हमारा सूर्य भानु प्रताप सिंह है जिनने वो टॉप्स की स्कीम में अवेल किया था। मैं हेड था टॉप स्कीम में अपने वुशु में, तो हमारे 10 बच्चे उस टाइम टॉप स्कीम में आए थे। टॉप स्कीम का सिंपली मैं आपको बताऊं कि टॉप स्कीम में जो होते हैं वो जो एलीट खिलाड़ी होते हैं उनको टॉप स्कीम में डालते हैं, क्योंकि वो मेडल प्रोबेबिलिटी होते हैं एशियन गेम्स या ओलंपिक के लिए, तो उनको उस स्कीम में डाला जाता है। उनको भारत सरकार की तरफ से 50,000 मंथली उनको एक ऑनरेरियम मिलता है। सेकेंडली कि जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो भी वो कोच हायर करना चाहते हैं, जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए, जो भी उनको सुविधाएं चाहिए, वो उनको उस स्कीम के तहत मिल जाती है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हमारे अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो कैंप लगा रहे हैं, तो कम से कम एक प्लेयर पे एक दिन पे 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है सर। तो स्पोर्ट्स गवर्नमेंट बड़ा अच्छा बिल्कुल सपोर्ट करती है गवर्नमेंट जो है वो कर रही है प्रमोट, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस साफ तौर पे है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जल्दी से मेरा जवाब दीजिएगा, कोई ऐसा मोमेंट जो आप कभी भूल नहीं पाए हो अपनी पूरी जर्नी के अंदर? सर मेरा जो पहला जो स्टेट में मेरा गोल्ड आ गया था वो एक मेरा अच्छा मोमेंट था, क्योंकि मुझे पहली बार गोल्ड आया था, स्टेट ताइक्वांडो में आया था। वो मैंने मेडल जब डाला था तो मैं पूरा दिन वैसे ही डालता रहा, घर भी गया, सोया भी वैसे ही। और नेशनल गेम जो फर्स्ट मेरा नेशनल में मेडल आया था, गोल्ड आया था मिजोरम में, तो वो बड़ा अच्छा, वो मेरा ऐसा टर्निंग पॉइंट था। तो तब से मैंने वुशु लगातार किया, तो उससे बड़ा मैंने सीख भी मिली और बड़ा उससे मनोबल भी बढ़ गया। तो वो थे मेरे पल। और द्रोणाचार्य तो था ही सर कि अब मेरा एम है कुछ और, वो एक तो पहले जे.एंड.के को मैंने सर एशियन गेम में गोल्ड देना है, और अर्जुन अवार्ड यहाँ से जे.एंड.के को वुशु में देना है। अर्जुन अवार्ड ऑलरेडी राकेश को भी कल मिला है सर, शीतल को भी पहले मिला है, और हमारी कृपाली मैडम है उसको भी मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि वुशु में भी हमारे लड़के हैं जो लाइन में हैं उनको भी मैं दिला दूँ, और मेरा फोकस रहेगा कि जे.एंड.के को भी टॉप पे लाऊँ सर मैं वुशु में सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में, और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आपका टारगेट है वो अचीव हो और होकर ही रहे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। साफ तौर पर हमने आज आपकी मुलाकात करवाई है कुलदीप हांडू, जो कि राष्ट्रीय मुख्य कोच हैं इंडियन टीम के वुशु के, तो द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। एक उम्मीद हमेशा रहती है खिलाड़ी को, और उसके बाद जब वो कोच बने तो उनको रहता है कि एक ऐसा अवार्ड जीतें जो उनको खुशी तो दे दे, उनकी जो स्ट्रगल है वो भी सामने जाहिर हो। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।